हेलो एवरीवन। तो मुझे पूछना था कि मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करूं कि ना करूं बायो का, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे नोट्स भी वही होते हैं जो टीचर प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इम्पॉर्टेंट है मेरे नोट्स ऐसे प्रोवाइड करना, लेकिन आपको तब भी चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं पोस्ट कर दूंगी। और सेकंड बात मुझे ये बताना था कि बायोमोलिक्यूल्स पे अभी आपके 2 और वीडियो मैं डालूंगी, लेकिन मैं अभी उसका नहीं डाल रही क्योंकि आज से हमारा सेल न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, उसका रिवीजन करना है हम लोगों को। और बायोमोलिक्यूल्स पे मतलब मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने लास्ट वीक बिल्कुल बायोमोलिक्यूल्स को ही दे दिया, क्योंकि एक लेक्चर मैं एक दिन में ही देख रही थी। एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऊपर से मुझे मेरे हिसाब से ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है। तो अगर आप लोग को भी टाइम लग रहा है तो आप उसे टाइम दे, क्योंकि ये मोटिव नहीं है कि आप जल्दी जल्दी बस अपना चैप्टर कवर करते जाए, आपको समझ में आए ना आए और आप भूलते जाए पिछला। इस वजह से अगर आपको भी टाइम लग रहा है तो आप बिल्कुल एक दिन में एक लेक्चर कर रहे हैं तो करें। वैसे तो अब ये पुराना लास्ट वीक की बात हो गई, आज से तो हमारा सेल का शुरू होगा। लेकिन आप जो भी चैप्टर कर रहे हैं, आप लेक्चर पे जब टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप उसको एकदम पूरा अच्छे से टाइम दें, अपना पूरा अटेंशन दें। हाँ, मेरे वीडियो में मतलब वो तो शॉर्ट है, उसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन जब आप लेक्चर करें तब अपना पूरा अटेंशन और पूरा टाइम दे वहाँ पर। और आप लोग मुझसे फिजिक्स केमिस्ट्री का पूछ रहे थे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैं बैच के टीचर से नहीं करती, क्योंकि उनसे मेरा उतना कनेक्शन नहीं हो पाता। मैं फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए भी अलग सर को ही प्रेफर करती हूँ, और फिज़िक्स तो उन्हीं से मैं पढ़ती हूँ। इस वजह से मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री पे आप लोगों से उतना इंटरेक्ट नहीं करती। हाँ, मैं वीकली टारगेट डाल देती हूँ कि आप भी वही चैप्टर्स करें, मैं भी वही कर रही हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है जिस दिन आपने जो टॉपिक पढ़ा है मैं भी उस दिन वही टॉपिक पढ़ी हूँ। इस वजह से इस सब्जेक्ट पे मैं उतना बात नहीं करती, उतना इंटरेक्ट नहीं करती, और ना ही मैं इसके नोट्स डालती हूँ। और मैं आप लोग को प्रेफर नहीं कर रही कि आप भी यही टीचर से पढ़ें। आप लोग को जो भी टीचर सही लगता है, जिससे आपको ज़्यादा कनेक्शन हो पाए, जिससे आप उसी से पढ़ें। लेकिन हाँ, मैं अलग सर को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ओके, तो इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट के बारे में है। सबसे पहले हमारे आते हैं रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया, लेकिन वो सेल जो था वो डेड सेल था, ठीक है। और इन्होंने फ्रॉम बार्क ऑफ एन ओक ट्री से सेल को देखा था, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं एंटोनी ल्यूवेन हुक। इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद है हमारे 2 साइंटिस्ट, स्क्लीडन एंड शॉन। स्क्लीडन जो है वो बॉटनिस्ट थे और शॉन जो है वो जूलॉजिस्ट थे, और इन दोनों ने सेल थ्योरी दिया है। अब सेल थ्योरी क्या था? तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हैं। उसके बाद आए दूसरे साइंटिस्ट रडल्फ वर्चाव, जिन्होंने सेल थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई करा, और उन्होंने कहा कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि मतलब कि जितने भी सेल्स हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। और इसको अगर लैटिन में आप ये लाइन याद रखना, लैटिन में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। उसके बाद है हमारा सेल फीचर्स, कि सेल कहलाने के लिए किसी भी सेल के पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो जेनेटिक मटेरियल यानी कि आरएनए डीएनए, दूसरा साइटोसोल जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो, और तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद है सेल ऑर्गेनल। तो कुछ सेल ऑर्गेनल जो है उनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब कुछ होते हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होता है, और कुछ होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। तो जो मेम्ब्रेन लेस हैं वो सिर्फ 2 है, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। और जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है वो 3 है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और इनके अलावा जो भी ऑर्गेनल बचे वो उनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। उसके बाद हमारा 2 टर्म है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हमारा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड होता है यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। उसके बाद मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनल एब्सेंट होता है, और चौथा पॉइंट इसमें राइबोसोम 70S प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में हमारा न्यूक्लियस होता है, फिर लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए,
तीसरा पॉइंट हमारा मेम्ब्रेन ऑफ सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट, एंड चौथा है राइबोसोम ATS प्रेजेंट होता है। अब हम थोड़ा राइबोसोम के बारे में देखें तो इसमें जो प्रोकैरियोट में 70S है और यूकैरियोट में 80S है। तो ये S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये स्वेटबर्ग यूनिट और कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर हम किसी ट्यूब में राइबोसोम को डालें तो वो किस स्पीड से ट्यूब के बेसमेंट में सेटल डाउन करेगा। ठीक है, तो इससे हमें दो मेजरमेंट का पता चलता है, एक डायरेक्ट मेजरमेंट और एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में हमें इसकी फॉलिंग स्पीड का पता चलता है और दूसरा इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का पता चलता है, और इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हमें इसका साइज और डेंसिटी का पता चलता है। अब ये जो राइबोसोम है 70S और 80S, इसकी सिमिलैरिटीज़ देखें हम तो इन दोनों का सेम डिज़ाइन होता है और फंक्शन भी सेम होता है। और अब इनकी डिसिमिलैरिटीज़ की बात करें तो 70S जो है वो छोटा होता है और इसकी डेंसिटी भी कम होती है, और 80S वाला जो राइबोसोम है उसका साइज़ भी बड़ा होता है और उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। हम थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, यानी कि फॉस्फेट एंड लिपिड। जो हेड है वो फॉस्फेट से बना हुआ है और ये हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल है वो लिपिड से बना हुआ है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड के 2 लेयर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और सेम विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी लिपिड के 2 लेयर से मिलके बना हुआ है। उसके बाद हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होता है एक तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है वो इन दोनों को सेपरेट करता है, यानी कि साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से सेपरेट पेरी न्यूक्लियर स्पेस करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर एनवेलप। इसमें क्या है कि इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से स्पेसेस हो जाते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, और वहाँ एक रिंग लाइक सब्सटेंस लगा होता है जिसको एन्यूलस कहते हैं। उसके बाद इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे एक और लेयर प्रेजेंट होता है, फाइब्रस लेयर, जिसको हम न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं, और यही गार्ड करता है एंट्री किसी भी सब्सटेंस का न्यूक्लियस में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। तो ये कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल हमारा न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये जनरली 1 इन नंबर होता है। इसकी शेप की बात करें तो ये स्फेरिकल एंड ओवल शेप का होता है, और ये यूकैरियोटिक सेल है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि किसी में न्यूक्लियस 2 प्रेजेंट होता है, किसी में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और किसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, तो जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं वो है सीव ट्यूब एंड RBC। जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो है ओपलीना, एंड जिसमें सिर्फ 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो होता है पैरामीशियम। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियस जो है वो बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है।